बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर, चैप्टर नंबर 10। और आज हम लोग चैप्टर नंबर 10 का लेक्चर नंबर 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं एक दो दिन से लेक्चर इसलिए अपलोड नहीं कर रहा था, सोच रहा था कि कहीं स्मार्ट सिलेबस आ जाए। खैर, तो हमें पढ़ते रहना चाहिए, हमें इस परेशानी में नहीं पढ़ना चाहिए कि कब आएगा स्मार्ट सिलेबस, आता है कि नहीं आता। हमें इस टेंशन में नहीं रहना चाहिए, अदरवाइज हम अपना बहुत बड़ा लॉस कर देंगे। तो आइए देखते हैं आज हमने डिस्कस क्या करना है। मेरे प्यारे बेटे, आज हमने डिस्कस करना है मास ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस। मतलब जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चीज आकर लगती है, डिपॉजिट होती है, उसका मैस कैसे कैलकुलेट करते हैं। मतलब मैं अगर आपको समझाना चाहूं तो ये हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में कोई इलेक्ट्रोलाइट है। फर्ज करो इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, तो इसमें कॉपर के आयन भी होंगे और इसमें SO4-2 के आयन भी होंगे। इसमें हमने दो प्लेटें डाली हुई हैं, ये प्लेट है एक कॉपर की है ये भी, और ये प्लेट ये भी कॉपर की है। दोनों प्लेटें हमने कॉपर की ली हुई हैं। इस प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, इस प्लेट को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। तो नेगेटिव टर्मिनल वाली प्लेट को हम कैथोड का नाम दे देंगे और पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट को हम एनोड का नाम दे देंगे। तो प्यारे बेटे, इस एनोड के ऊपर आपको पता है पॉजिटिव चार्ज होता है और कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। तो जब इसमें से करंट गुजरेगा तो पता है क्या होगा, ये जो प्लेट है ये कॉपर की बनी हुई है, ठीक है। एनोड भी किसका बना हुआ है, कॉपर का बना हुआ है। अब इसमें क्या होगा, ये जो एनोड है ये एनोड भी कॉपर का बना हुआ है। तो कॉपर यहाँ पर ये एनोड इसमें डिसॉल्व होगा। मतलब क्यों, मतलब यहाँ से एक एटम उतरेगा कॉपर का और Cu का आयन बन जाएगा। सर ये कैसे होगा, मैं आपको समझाता हूँ। देखें, ये जो कॉपर है, कॉपर अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इस ऊपर वाली प्लेट को दे देगा और खुद बन जाएगा Cu+2 कॉपर का आयन। और ये जो Cu+2 है ये नीचे सॉल्यूशन में आ जाएगा, यानी यहाँ से डिसॉल्व होकर नीचे कॉपर का आयन आ गया। ओके, यहाँ पर ऑलरेडी भी तो कॉपर का आयन पड़ा हुआ है Cu+2, ठीक है। ये इस सॉल्यूशन के अंदर जो हमने पहले डाला था, ऊपर से भी डिसॉल्व होकर कॉपर का आयन आ गया। अब इस प्लेट के ऊपर है नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर दौड़ेगा ये वाला कॉपर का आयन, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये वाला जाए या ये वाला जाए, कोई भी कॉपर का आयन जा सकता है। तो यहाँ जाकर इसके ऊपर ये कॉपर का आयन इससे इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट हो जाएगा इसके ऊपर, यानी कॉपर का जो आयन है वो दो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिडक्शन करके Cu+ कॉपर के एटम की फॉर्म में यहाँ इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। फिर इसी तरह और फिर इसी तरह और ये घुलता चला जाएगा और इसके ऊपर कॉपर चढ़ता चला जाएगा, ठीक है, डिपॉजिट होता जाएगा। तो ये जो कॉपर इसके ऊपर डिपॉजिट होगा, इसका हम मैस कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा आज का आर्टिकल है। तो प्यारे बेटे, इसके लिए आपको पढ़ने होंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस के दो लॉज हैं और दोनों का मतलब सेम है, ठीक है। मैं आपको समझाता हूं कैसे। तो पहला लॉ क्या है, इधर देखें, द मास ऑफ अ सब्सटेंस प्रोड्यूस एट एन इलेक्ट्रोड। इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो मास प्रोड्यूस होगा ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस, जब आप बिजली गुजारेंगे, इज प्रोपोर्शनल। इसके ऊपर जो कॉपर के एटम डिपॉजिट होंगे उनका जो मास है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, दैट इज प्रोपोर्शनल टू द, किस किस चीज के प्रोपोर्शनल है मैं बताता हूं। मास इज प्रोपोर्शनल टू क्या, टाइम ओवर विच कांस्टेंट करंट पासेस। इस पूरे सेल में जो करंट गुजरेगा, कांस्टेंट करंट, उसका टाइम जो है उसके, तो टाइम को हम लिखते हैं T से। और दूसरा एंड द स्ट्रेंथ ऑफ करंट, और करंट की स्ट्रेंथ के, स्ट्रेंथ क्या है जनाब, स्ट्रेंथ का मतलब है इसमें से कितनी पावर का करंट गुजर रहा है, उसको हम I से जाहिर करते हैं। तो I × T, ये है I कहते हैं करंट की स्ट्रेंथ को, और इसे लिया जाता है एम्पेयर में, और T कहते हैं टाइम को, इसे लिया जाता है सेकंड में, ठीक है। दैट बोथ आर प्रोपोर्शनल टू M। M क्या है, यहाँ पर डिपॉजिट होने वाला मैस। अब हमारी बुक में क्या है, हमारी बुक में ये M नहीं है, M की जगह Q लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M।
ये जो Q है दैट इज चार्ज, जो चार्ज होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। ये आपको आगे समझ आएगा कि मैस डिपॉजिट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, चार्ज। तो इसलिए इस M को हटा के इसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, चार्ज लिख देते हैं। और ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन जो है इसको खत्म करके हम बराबर भी लगा सकते हैं, ये भी ठीक है, बराबर लगाएं या प्रोपोर्शनैलिटी एक ही बात है। बराबर का साइन भी यही कहता है कि चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट एंड टाइम। ठीक हो गया, तो ये इक्वेशन हमारी बुक में लिखी हुई है। अब जरा आगे चलते हैं, दूसरा जो लॉ है उसको स्टडी करते हैं। वो कहता है द मैस ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड, यहां पर जो सब्सटेंस प्रोड्यूस हुआ है उसका मैस, और या फिर रिमूव्ड फ्रॉम एन इलेक्ट्रोड। ये क्या बात हुई सर, आपने तो डिपॉजिट की बात की थी, रिमूव्ड कहां से आ गया? बेटा इस प्लेट पर से जो कॉपर डिसॉल्व होकर नीचे आया है वो इस प्लेट से रिमूव हुआ है ना। जी हाँ, वो भी हो सकता है जो नीचे उतरा है, वो भी हो सकता है जो ऊपर चढ़ा है, दोनों हो सकते हैं। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होती है कूलम्ब के अंदर। ये चार्ज की बात हो रही है, यानी जितना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की क्वांटिटी होगी उतना ज्यादा चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे होंगे। तो चार्ज, अब समझ रहे हैं मेरी बात, विच पासेस थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इस इलेक्ट्रोलाइट से जितनी ज्यादा क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी गुजरेगी उतना ही ज्यादा इस प्लेट पर डिपॉजिट होगा। कौन? कॉपर या कोई भी सब्सटेंस। ठीक है, ओके। तो अब जरा आगे चलिएगा, तो वो कहता है क्वांटिटी ऑफ करंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ यूनिट इज कॉल्ड फराडे, इज कॉल्ड, फेरेडे पढ़ें या फराडे पढ़ें, ठीक है, ये फराडे। अब हम देखते हैं कि ये फराडे किसे बोलते हैं। वो कहते हैं एक फराडे, 1 फेरेडे इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज की क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक चार्ज की मिकदार है, कैरिड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो ओवरऑल चार्ज है उसकी क्वांटिटी को 1 फराडे बोलते हैं। और दूसरा, या फिर 1 मोल ऑफ सिंगली चार्ज्ड आयन है, 1 मोल सिंगली चार्ज्ड आयन्स के ऊपर ओवरऑल जो चार्ज है उस चार्ज की क्वांटिटी को भी हम 1 फराडे बोलते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। और ये जो 1 फेरेडे होता है ना, 1 फेरेडे होता है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 96,500 कूलम्ब। ठीक है, ये चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम्ब होता है। 1 फराडे कितने कूलम्ब के बराबर होता है? 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, देखें बातों को समझते जाएंगे। अब हमने 2 एग्जांपल स्टडी करनी है। पहली एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। अब इसको समझना कैसे, हमारे पास है ना, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक इक्वेशन है सिल्वर। अब इसको देखना कि ये जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ना, AgNO3, जब हम इसको पानी में डालते हैं तो सिल्वर का आयन अलग हो जाता है और NO3 नाइट्रेट का आयन अलग हो जाता है। अब इसमें जो पॉजिटिव आयन है वो सिल्वर का आयन है। सिल्वर का आयन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है ये जाएगा कैथोड के पास, उससे एक मोल इलेक्ट्रॉन लेगा, और इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये खुद सिल्वर का एटम बन के सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। जैसे यहाँ पर कॉपर ऊपर चढ़ के डिपॉजिट हुई है इलेक्ट्रॉन लेकर, इसी तरह ये सिल्वर भी इधर आकर डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर। यही बात नीचे लिखी हुई है। अच्छा, अब जरा इसको समझें, ये जो सिल्वर का आयन है, इक्वेशन के मुताबिक यहाँ पर पीछे जो कुछ ना लिखा हुआ हो तो इसका मतलब होता है 1 मोल लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये सिल्वर के आयन कितना है? 1 मोल है। और ये इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ये भी 1 मोल है। और ये सिल्वर के एटम कितने हैं जो डिपॉजिट हो रहे हैं? वो भी 1 मोल हैं। अब इस इक्वेशन ने क्या कहा वो बात मैंने लिख दी कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर। इसका क्या मतलब है? देखो भाई,
एक फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। मतलब अगर आप एक मोल सिल्वर के आयन को सिल्वर के एटम में चेंज करके कैथोड के ऊपर डिपॉजिट करवाना चाहते हैं तो आपको एक फराडे इलेक्ट्रिसिटी भेजनी होगी, एक फराडे का करंट इधर भेजना होगा। समझ रहे हो ना सर? एक फराडे का मतलब क्या है? एक फराडे का मतलब है कि 96500 कूलम्ब का करंट भेजना होगा, ठीक है, इतने चार्ज वाला करंट। तो फिर 1 फराडे यहां पर जो लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये उसने क्या लिखा है? ये लिखा है 96500 कूलम्ब करंट आपको भेजना होगा। सर आपको कैसे पता है कि एक मोल Ag प्लस को Ag एटम में चेंज करने के लिए एक फराडे का करंट चाहिए? अभी तो हमने पढ़ा है कि एक मोल इलेक्ट्रॉन जो करंट कैरी करके जाते हैं वो एक फराडे के बराबर होता है, अभी पढ़ा है ना। तो यहां पर भी तो एक मोल इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहे हैं, इसीलिए ये लिखा है कि अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 फराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ सिल्वर। ओके, अब आगे चलते हैं। दूसरी एग्जांपल क्या है? दूसरी एग्जांपल है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट। यानी अगर आप कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लें तो उसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी तो क्या होगा? आपको पता है कॉपर होगा कॉपर Cu +2 का चार्ज होता है। अब ये 1 मोल Cu है, ठीक है, +2 का चार्ज है, तो इसको रिड्यूस करने के लिए 1 मोल नहीं बल्कि 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। 2 मोल इलेक्ट्रॉन इस तरह लिखते हैं। तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो ये कॉपर का एटम सॉलिड फॉर्म में बन जाएगा। मगर ये कॉपर का एटम कितने मोल है? ये कॉपर का एटम 1 मोल है, ठीक हो गया। अब यही बात उसने लिखी है कि ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन कॉपर इज डिपॉजिटेड ऑन कैथोड। कैथोड के ऊपर कौन डिपॉजिट होता है? कॉपर डिपॉजिट होता है। और अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, इस इक्वेशन के मुताबिक 2 फराडे इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर है टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ कॉपर। देखो ये कॉपर 1 मोल है मगर इसको डिपॉजिट कराने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो रिड्यूस करने के लिए अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन दरकार हो तो 1 फराडे का करंट भेजा जाता है। जैसे हमने ऊपर पढ़ा था 1 मोल इलेक्ट्रॉन जरूरत थे तो 1 फराडे का करंट भेजा गया था। अब 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो 2 फराडे का करंट नहीं भेजेंगे। जी हाँ, तो 2 मल्टीप्लाई बाय दिस वैल्यू 96500। ओके जी, ओके हो गया। अब आगे क्या है? आगे एक लाइन लिखता हूं जो कि आपका सारा मसला हल कर देगी। वो ये है कि नंबर ऑफ फेराडे या फराडे इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन आर लूज। देखें भाई, ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इस रिएक्शन में। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं तो 1 फराडे का करंट इस्तेमाल हो रहा है ना। नंबर ऑफ फराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं यहां पर तो 1 फराडे का करंट इस्तेमाल हो रहा है 1 मोल इलेक्ट्रॉन को गेन करवाने के लिए। और दूसरी बात, नीचे वाली एग्जांपल में 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं इसके अंदर, हाँ, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन यहां गेन हो रहे हैं तो इसलिए 2 फराडे का करंट जो है यहां यूज होगा। मैंने कोशिश की आपको समझाने की, ये इसमें काफी सारी फिजिक्स आई पड़ी है, ट्राई तो कर रहा हूं कि आपको समझा पाऊं, बाकी अल्लाह वारिस है। आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस के दौरान जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस होती है आप उसको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो ऊपर वाली बातों को मेकअप मिलेगा अब वाली बात से। वो कहता है द वैल्यू ऑफ एफ यानी फराडे की वैल्यू कैन बी यूज्ड टू फाइंड मैस ऑफ सब्सटेंस। इस जगह पर जो मैस डिपॉजिट हुआ है सब्सटेंस का उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें फराडे हेल्प करेगा, एफ हेल्प करेगी, ठीक है। डिपॉजिटेड ऑन कैथोड पर जो डिपॉजिट होगा, ठीक है। अच्छा, इसको समझने के लिए हमें एक सैंपल प्रॉब्लम करना है जो कि बहुत आसान है। सबसे पहला काम सैंपल प्रॉब्लम 10.5 है। इस 10.5 में उसने हमसे पूछा है मैस ऑफ पीबी, मतलब लेड जो है वो अगर पीबी का आयन है उस पर +2 का चार्ज होता है तो वो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर क्या हो जाएगा? पीबी बनकर
डिपॉजिट हो जाएगा किसके ऊपर, कैथोड के ऊपर, ठीक है। तो यही वो पूछ रहा है कि मैस ऑफ पीबी बताएं कि ये कितने कितने ग्राम पीबी डिपॉजिट होगा। अब उसे जाहिर है हमें कुछ चीजें देनी होगी, तो उसने एम्पेयर दिया करंट का, ये कि मैं आपको करंट दे रहा हूं जो है 1.50 एम्पेयर का, आपने 1.50 एम्पेयर का करंट देना है बैटरी के जरिए सॉल्यूशन के अंदर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट में, और टाइम 20 मिनट के लिए आपने करंट छोड़ना है, ठीक है। आगे चलना, और मोलर मैस M बड़ा M ऑफ पीबी ये आपको वो दे रहा है 207 ग्राम पर मोल, और फराडे का तो आपको पता है F का कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो टोटल चार्ज होता है दैट इज 96,500 कूलम। ये सारी चीजें उसने दे दी। कहता है मुझे ये M मालूम करके दो कि कैथोड की प्लेट के ऊपर कितना लेड डिपॉजिट होगा। तरीका कार जो किताब में है, पहले हम उस तरीके से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, फिर मैं आपको एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। सबसे पहले 4 स्टेप होते हैं। स्टेप 1 है आपने इक्वेशन लिखनी है, वो तो हमने लिख दी। अब इस इक्वेशन में हो क्या रहा है वो बताएं। ये कितने आयन हैं, ये 1 मोल आयन है, बिल्कुल ऐसे ही है। ये कितने मोल इलेक्ट्रॉन जरूरत हैं इसको डिपॉजिट करवाने के लिए, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। और ये कितने मोल डिपॉजिट हुआ है, इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं, ये 1 मोल डिपॉजिट होगा। इसका मतलब 1 मोल पीबी को डिपॉजिट करवाने के लिए इस इक्वेशन में कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। अब आगे चलते हैं, दूसरा स्टेप देखिएगा, कहता है फाइंड नंबर ऑफ कूलम्स टू डिपॉजिट 1 मोल ऑफ प्रोडक्ट। ये हमारा प्रोडक्ट है, ठीक है। 1 मोल प्रोडक्ट को डिपॉजिट करवाने के लिए नंबर ऑफ कूलम कैलकुलेट करो। ये नंबर ऑफ कूलम क्या है भाई, फराडे नंबर ऑफ फराडे। तो वो क्या है, वो अभी अभी हमने फार्मूला पढ़ा कि नंबर ऑफ फैराडे जो है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन। तो यहां कितने मोल इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, यहां पर 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स गेन हो रहे हैं। तो फराडे कितना होगा, 2 फराडे यूज हो रहा होगा। या यूं समझ लें कि ये जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, इन 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है वो 2 फराडे का चार्ज है, ठीक है। अब 2 फराडे कैसे लिखेंगे, 2 इंटू एफ की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे 96500। इसको सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या निकलता है, 193000 कूलम, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 है कैलकुलेट चार्ज ट्रांसफर। मतलब आपने जो इतने 1.50 एम्पेयर का करंट भेजा है तो उसमें कितने चार्ज ट्रांसफर हुए हैं। तो चार्ज ट्रांसफर करने का तो बड़ा आसान तरीका है, Q वाला फार्मूला, Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। ये देखें, ये यहां मैंने पढ़ाया था आपको। तो Q इज इक्वल टू I क्या है, एम्पेयर है करंट, 1.50 एम्पेयर, मल्टीप्लाई बाय T क्या है, टाइम यहाँ पे उसने कितना बताया 20 मिनट्स, मगर हमें तो सेकंड में पुट करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा था यूनिट सेकंड, तो 20 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करें। जब आप इस सारे को सॉल्व करते हैं ना तो इसका आंसर निकलता है 1800 कूलम। यानी आपने जो करंट भेजा है ना, आपने जो करंट भेजा है उस करंट में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए हैं उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज है वो कितना है, 1800 कूलम है। आगे चलना बात क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट वो कहता है कैलकुलेट मैस ऑफ पीबी। हमारा यही मकसद है, बाय सिंपल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या होता है वो हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 4 में। अब भी मैं वो लगा रहा हूं कैसे, यानी एक तरफ एक चीज दूसरी तरफ दूसरी चीज, जैसे हम स्टाइकोमेट्री में पढ़ते थे। तो यूजिंग RAM किसे कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सर ये रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है मेरे बेटे, मोलर मास को रिलेटिव एटॉमिक मास कहा जाता है, मोलर मास को रिलेटिव एटॉमिक मास। तो मोलर मास हमें लेड का क्या दिया गया है, वो दिया गया 207। अब ये मोलर मास या रिलेटिव एटॉमिक मास का क्या मतलब होता है, 1 मोल का मास, मतलब मास ऑफ 1 मोल ऑफ लेड इज इक्वल टू 207 ग्राम। यानी अगर 1 मोल लेड है हमारे पास तो कितने ग्राम में होगी, 207 ग्राम होगी। ओके हो गया। अब देखना, अब वो कहता है कि 193,000 कूलम का जो चार्ज है दैट डिपॉजिट्स, ये डिपॉजिट्स करता है कितना पीबी, 1 मोल पीबी। अभी पढ़ के आए हैं ना कि 1 मोल पीबी को डिपॉजिट करने के लिए 2 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज है, 193,000, ठीक है।
तो 193,000 कूलम डिपॉजिट्स पीबी, कितना, 1 मोल पीबी, 1 मोल पीबी का वेट कितना है, 207 ग्राम, ठीक है। तो इतने चार्ज, इतने ग्राम पीबी को डिपॉजिट करते हैं। अब आगे अगर हम ये चाहें कि 1 कूलम डिपॉजिट, यानी 1 कूलम कितने पीबी को डिपॉजिट करेगा, तो हम कैसे करेंगे, इस 193,000 को डिवाइड कर देंगे इस वाली वैल्यू से, इधर ले आएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो ये 207 से डिवाइड हो जाएगा, 207 डिवाइडेड बाय 193,000, यहाँ पे ये उधर चला गया तो इधर क्या बच गया, 1 कूलम, ओके। मगर हमारे पास कितने कूलम ट्रांसफर हुआ है चार्ज, 1800 कूलम, तो 1800 कूलम डिपॉजिट्स पीबी, कितना पीबी डिपॉजिट करेगा, इस वैल्यू से 1800 को मल्टीप्लाई कर दें, यानी जब एक टोकरी की कीमत ये है तो 1800 टोकरियों की कीमत कितनी होगी, इस 1800 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, यानी 207 डिवाइडेड बाय 193,000 मल्टीप्लाई बाय क्या, 1800, 1800, ठीक हो गया। अब आप इसे सॉल्व करें, जब आप इस सारे को सॉल्व करते हैं इसका आंसर आता है 1.93 ग्राम ऑफ पीबी, ठीक है, ये जो है हमारे पास। तो इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये है कि जब ये वाले टाइम पर इतने एम्पेयर का करंट गुजरेगा लेड के सॉल्यूशन से, तो फिर इतनी ग्राम यानी 1.93 ग्राम ऑफ पीबी जो है वो कैथोड की प्लेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। एक तो ये तरीका है, एक मेरे पास तरीका है, बहुत इजी तरीका है। वो इजी तरीका कैसे है वो मैं ना यहां पर आपको लिख देता हूं, ठीक है। मेरे पास क्या तरीका है, ये सारी वैल्यूज वो आपको दे देगा, ठीक। आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले इक्वेशन लिखनी है, कौन सी, वही पीबी वाली, पीबी +2, ठीक है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बना रहा है पीबी, ठीक है। अब आपने एक फार्मूला लगाना है, एम मालूम करना है, तो आप लिखे कैपिटल एम क्यू डिवाइडेड बाय एन एफ। सर ये क्या क्या है, इसमें जो कैपिटल एम है, बल्कि सॉरी इसमें जो ये वाला एम है ये है मैस ऑफ लेड जो डिपॉजिट होगा जिसे हमने कैलकुलेट करना है। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मोलर मैस, वो इसने बताया हुआ है 207, ठीक है। उसके बाद क्यू क्या है, क्यू है चार्ज, वो अभी अभी हमने मालूम किया है I मल्टीप्लाई बाय टी से, तो चार्ज कितना निकला है, चार्ज निकला है 1800 कूलम, ठीक हो गया। एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस इक्वेशन से वो हमें मिलता है 2 मोल इलेक्ट्रॉन, तो एन की जगह क्या पुट करोगे 2। और एफ क्या है, एफ फैराडे है, एफ इज इक्वल टू 96,500। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, m की जगह ये वाली वैल्यू डाल दें, q की जगह 1800 डाल दें, n की जगह 2 पुट कर दें, f की जगह 96,500 पुट कर दें, सॉल्व करें तो इसका आंसर भी क्या निकलेगा 1.93 ग्राम। वाह जी वाह, कितनी छोटी जगह में हमने इतने बड़े न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया। ये आप ट्रिक लगा सकते हैं, आप इस तरीके से भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। अब आपकी एक्सरसाइज में नाना, अब आपके इस टॉपिक के एंड पर क्विक चेक 10.5 है, उसमें जो पहला पार्ट है वो सेम इसी तरह का न्यूमेरिकल है, तो आपने उसको टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग भी करना है और मेरे वाले फार्मूले से भी ट्राई करके देखना है। और वो तो इससे भी ज्यादा आसान है, यहाँ तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं इसलिए 2 फैराडे यूज हुआ है, वहां 1 मोल करंट इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं, तो इसलिए वो आप खुद करेंगे, ठीक है। और दूसरा पोर्शन भी हो सके तो खुद कीजिएगा, ट्राई तो कीजिएगा, वो भी बहुत आसान है। उसमें हमें चार्ज फाइंड आउट करना है, ये वाला फार्मूला लगा के चार्ज फाइंड आउट करेंगे, और नंबर ऑफ फैराडे यानी नंबर ऑफ कूलम फाइंड आउट करने हैं, वो आप इक्वेशन से कर लेंगे। अगर टाइम बचा तो मैं यहां करा दूंगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है एवोगैड्रोस कांस्टेंट। एवोगैड्रोस कांस्टेंट क्या होता है, आपको याद है, आपने पढ़ा था चैप्टर नंबर 4 में कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, किसी भी चीज के 1 मोल में जो पार्टिकल्स की तादाद होती है उसे हम एवोगैड्रोस नंबर या एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहते हैं, और उसकी वैल्यू भी आपको पता है, हम इसे जाहिर कराते थे, यहाँ लिख देता हूँ Na इज इक्वल टू 6.02 इंटू 10 की पावर 23। वो कहता है ये जो आप इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड पढ़ रहे हो आज, क्या इसकी मदद से आप एवोगैड्रो नंबर को फाइंड आउट कर सकते हो? जी हाँ, बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला है एवोगैड्रो नंबर इज इक्वल टू, ऊपर आपने पुट करना है चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन
1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज ऊपर पुट करना है जो कि 1 फराडे के बराबर है, और नीचे क्या पुट करना है, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। सर जी 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है वो हमने पीछे पढ़ा हुआ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम होता है, हमने 9th में भी पढ़ा है। ठीक है, अब जरा इस फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दें। ऊपर 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को पुट करना है 96500 होता है, और नीचे आपने किसको पुट करना है, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, वो है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये ऊपर वाली वैल्यू को इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो जवाब है वो कितना आएगा, वो आएगा 60222.5 इंटू 10 की पावर, देखो ये 10 की पावर -19 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इस पॉइंट को आप ले आए यहां पर, 1 2 3 4 डिजिट आपने मूव किया तो ये बन जाएगा 6.02 इंटू 10 की पावर, ये क्या था 19 है, 19 में ये 4 जमा कर दें, 1 2 3 4 जमा कर दें, 19 में जब 4 ऐड करते हैं तो ये 23 आंसर आ जाता है। तो निकल आया ना एवोगैड्रोस कांस्टेंट, जी हाँ निकल आया है। आज के लेक्चर की आखिरी बात क्या है, फाइंडिंग द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। ये 1 इलेक्ट्रॉन पर ये वाला जो चार्ज है हम इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, बड़ा आसान तरीका है। आपने क्या करना है, आपको मैं एग्जांपल दे रहा हूं, आपने एक बीकर लेना है, इस बीकर में आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ले लेना है, CuSO4, क्या लेना है, CuSO4 का सॉल्यूशन, तो Cu+2 का आयन भी होगा, SO4-2 का आयन भी होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो प्लेट है ये कॉपर की बनी हुई है और हमने इसको बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है, इसलिए इसको एनोड कह रहा है, और ये जो प्लेट है ये भी कॉपर की बनी हुई है, इसे हम कैथोड इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसको हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा हुआ है। अब आगे चलिएगा, इस प्लेट और बैटरी के दरमियान यहाँ पे हमने एमीटर लगाया हुआ है जो हमें करंट की क्वांटिटी या करंट की स्ट्रेंथ बताता है कि कितने एम्पेयर का करंट गुजर रहा है, और राइट साइड पे हमने वेरिएबल रेजिस्टर लगाया हुआ है यहाँ पर जो कंट्रोल्ड अमाउंट में करंट भेजता है, 0.2 एम्पेयर का करंट जो है वो भेजता है। ठीक हो गया, तो ये है। अब करना क्या होता है, सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले इस कॉपर का जो है वेट कर लेना है एनोड का, और फिर इसको इसके अंदर डाल देना है, और इस वाली प्लेट का जिसे हम कैथोड बना रहे हैं इसका भी वेट कर लेना है। दोनों के वेट को आपने नोट कर लिया, जी हाँ सर नोट कर लिया। अब आगे क्या करेंगे, अब जैसे ही करंट गुजरेगा इसमें से तो पता क्या होगा, ये जो है ये वाला ये एनोड है, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। कैसे होगा मैं समझाता हूँ। ये जो कॉपर है ना, ये कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन लूज करेगा 2, और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऊपर वाली प्लेट को भेज देगा, खुद इधर से उतरेगा और खुद बन जाएगा क्या, कॉपर+2 का आयन। तो कॉपर+2 का आयन यहाँ से घुल कर इधर से उतर कर नीचे आ जाएगा Cu+2 में। ठीक है, ये ऐसे ही एक और एक और एक और ये वाला जो रॉड है ये घुलता चला जाएगा, डिसॉल्व होता जाएगा सॉल्यूशन में। ठीक है, ओके, डिसॉल्व हो जाएगा। अब सारा नहीं डिसॉल्व होगा, ठीक है, ये देखो जहां तक ये है लिक्विड यहां तक ये डिसॉल्व होगा, ऊपर वाला नहीं डिसॉल्व होगा, ये सारा आहिस्ता आहिस्ता इधर डिसॉल्व होता जाएगा। ओके, नेक्स्ट, उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, ये जो कैथोड है इसके ऊपर चूंकि आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर होती है रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे होगी, ये जो नीचे पड़ा हुआ कॉपर का आयन है ये जाकर इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन लेने की गर्ज से Cu+2 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने आप को Cu एटम में चेंज करके इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, इधर से डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, और उतरेगा नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा, और उतरेगा नीचे आएगा फिर ऊपर चढ़ जाएगा, और उतरेगा नीचे आएगा फिर ऊपर, यह इसके ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा कॉपर, और यहाँ से उतरता चला आएगा। ठीक है, और एक वक्त ऐसा आएगा कि ये प्रोसेस रुक जाएगा जब ये यहाँ तक प्लेट पहुँच जाएगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रिसिटी सारा कुछ बंद कर देंगे और इन दोनों प्लेटों को बाहर निकाल लेंगे। ठीक, अब क्या करना है, अब आपने इनको बाहर निकाल लेना है, इस वाली को भी बाहर निकाल लेना है, इस वाली को भी बाहर निकाल लेना है। अब आपने क्या करना है, इनको पहले वाटर से वॉश करना है। वाटर से वॉश करने के बाद आपने इनको प्रोपानोन एक केमिकल है उससे वॉश करना है। दोनों से वॉश करने के बाद फिर आपने इनको ड्राई करना है।
ड्राई करने के बाद दोबारा से आप इसका भी वजन करेंगे, इसका भी वजन करेंगे, दोनों का वेट करेंगे। जाहिर सी बात है एनोड का वेट कम हो चुका होगा, कैथोड का वेट बढ़ चुका होगा। तो मैंने क्या लिखा कि मैस ऑफ कैथोड जो है वो इंक्रीज हो चुका होगा। क्यों? क्योंकि उस पर डिपॉजिट हुआ है कौन? कॉपर, ठीक है। और मैस ऑफ एनोड जो है वो डिक्रीज हो चुका हुआ होगा। क्यों? क्योंकि कॉपर डिसॉल्व हुआ था इस सॉल्यूशन में, इसलिए। तो अब हमें क्या करना है, हम जो ये इसके ऊपर डिपॉजिट हुआ है उस मैस को भी मालूम कर सकते हैं, जो यहाँ पर घुलकर डिसॉल्व होकर नीचे आया है उसको भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेहतर पता है क्या होता है, बेहतर ये होता है कि ये जो नीचे डिसॉल्व हुआ है इसको आप कैलकुलेट करें। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है जो सारा डिसॉल्व हुआ है वो सारा ऊपर भी डिपॉजिट हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए जो नीचे डिसॉल्व हुआ है ना उसका मैस अगर आप कैलकुलेट कर लें तो आपका काम हो जाएगा। अब आगे चलिएगा, करना क्या है। अब वो कहता है कि मैस ऑफ कॉपर इज मेजर्ड, द डिक्रीज मैस ऑफ कॉपर इज मेजर्ड, यानी कि इधर से इधर जो मैस कम हुआ है उसको आप मेजर करेंगे। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे, आगे जनाबे वाला इसी बात को समझने के लिए हम कैलकुलेशन करेंगे। देखें जी, वो कहता है कि कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, बात हमारी वही चल रही है। ओ ये क्या हो गया, अच्छा बात हमारी वही चल रही है क्या कि आ करंट ऑफ 0.20 एम्पेयर इज पास्ड, यहां से जो करंट गुजारा है वो 0.2 एम्पेयर का गुजारा है। कितने मिनट के लिए? 34 मिनट के लिए। ठीक हो गया। अब समझना आगे। सबसे पहले मैस ऑफ एनोड एट स्टार्ट, शुरू में एक्सपेरिमेंट से पहले इस एनोड का जो मैस है वो क्या था? फर्ज करो वो है 56.53, ये आपको याद करना होगा ग्राम में, सही है। और फिर आगे चलें, देन मैस ऑफ एनोड एट एंड, जब एंड हुआ तो एनोड का मैस क्या था? एनोड का मैस था 6.40 ग्राम, बस इतनी ज्यादा डिसॉल्व हुआ है। जी हाँ, मैंने तो खैर पूरी प्लेट खत्म कर दी, उन्होंने थोड़ी देर के लिए 34 मिनट के लिए एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा है, मैंने तो सारी मुका दी थी। खैर, तो नेक्स्ट, तो मैस ऑफ कॉपर रिमूव्ड फ्रॉम एनोड, एनोड से जो मैस कॉपर का रिमूव हुआ है उसको लिखें। तो कैसे लिखेंगे? पहले इनिशियल स्टार्ट में कितना था? 56.53, फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जो रिड्यूस हो गया वो 56.40, इसको जो है ना आप माइनस करें तो इसका आंसर निकलता है 0.13 ग्राम। कितना निकलता है? 0.13 ग्राम। ठीक हो गया। तो अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज, अब चार्ज की क्वांटिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं? Q इज इक्वल टू I मल्टीप्लाई बाय T। Q इज इक्वल टू I कितना है? I 0.20 और टाइम कितना है? 34 मिनट्स। 34 मल्टीप्लाई बाय 60, क्योंकि मिनट में हम इसे सेकंड में तब्दील करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। सारे को सॉल्व करें तो Q का जो आंसर आएगा वो आएगा 408 कूलम्ब। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं ये इरेज कर रहा हूं क्योंकि मैंने वो न्यूमेरिकल खत्म करना है कैलकुलेशन, तो इरेज कर दूं। ले 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 लिया। ओके, आइए इसे इरेज कर देते हैं। ओके जी, इरेज, इसको भी उड़ा दो, टाइम ही नहीं है, इसको उड़ा दो, जल्दी करो। ओके जी, उड़ा दिया। अब देखें, अमाउंट ऑफ कॉपर, अमाउंट ऑफ कॉपर रिमूव्ड, जो उतरी है, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0.13 ग्राम। आपकी बुक में इस कैलकुलेशन में थोड़ी मिस्टेक है, उसको आप ठीक कर लीजिएगा, मैंने सही कराई हुई है। ठीक है, तो अब देखें आगे क्या लिखते हैं। 0.13 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर चार्ज, कितना चार्ज जरूरत है इसको नीचे उतरने के लिए? ठीक है, वो चार्ज जरूरत है, ये अभी हमने कैलकुलेट किया है, 408 कूलम। 408 कूलम। ठीक हो गया। अगर मैं कहूं कि 1 ग्राम ऑफ कॉपर रिक्वायर चार्ज, तो 1 ग्राम कॉपर को कितना चार्ज की जरूरत होगी? तो इसको इधर ले जाएं, 408 डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू 0.13। ठीक है, तो अब अगर मैं कहूं 1 मोल कॉपर की बात करूं, 1 मोल कॉपर को कितना चार्ज रिक्वायर होगा? 1 मोल कॉपर किसके बराबर होता है? 63.5 ग्राम के बराबर होता है 1 मोल कॉपर, ये मोलर मैस है कॉपर का, ऑफ 1 मोल ऑफ कॉपर यानी 63.5 ग्राम कॉपर रिक्वायर चार्ज, कितना चार्ज जरूरत होगा? 408 डिवाइडेड बाय 0.13
0.13 और मल्टीप्लाई बाय ये तीसरी वैल्यू ग्राम वाली 3.5 ग्राम, सारे को सॉल्व करें तो इसका आंसर क्या निकलता है 199,292 कूलम। ठीक हो गया। ये है 1 मोल कॉपर रिक्वायर चार्ज टू डिसॉल्व इतने कूलम। ठीक, अब जरा समझना, कॉपर का आयन है 1 मोल, ठीक है, और ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर जो है डिपॉजिट होता है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर, तो ये खुद क्या है 1 मोल है, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेकर डिपॉजिट होता है, तो इसका मतलब 1 मोल डिसॉल्व हो या उसके ऊपर डिपॉजिट हो, 1 मोल कॉपर डिसॉल्व हो या उसके ऊपर डिपॉजिट हो, उसको कितना चार्ज चाहिए, इतना चार्ज चाहिए। अब 1 मोल को इतना चार्ज चाहिए और इस चार्ज में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 मोल इलेक्ट्रॉन हैं, यानी 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर ये चार्ज है तकरीबन। ठीक है, मगर हमें चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है इस कंडीशन में, गिवन कंडीशन में 199,292 डिवाइडेड बाय 2 पे डिवाइड कर दें, इसका आंसर आएगा 99,646 कूलम। ठीक है, ये चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब आप फार्मूला लगाएं Na वाला, Na इज इक्वल टू चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, ये वाला फार्मूला। ठीक है, हमें क्या कैलकुलेट करना था, हमें कैलकुलेट करना था, कहां गया, कैलकुलेटिंग चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, तो इस वैल्यू को इधर ले आओ, Na को इधर ले जाओ, तो आपके पास फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला बनेगा चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, ऊपर लिखें चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो ये वाला है 99646, और नीचे इस एवोगैड्रोस को लिख दें 6.02 इंटू 10 की पावर 23। अब इस वाली वैल्यू को 6.02 से जब आप डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर क्या निकलता है, तो इसका आंसर निकलता है 16552.5। अब 10 की पावर 23 ऊपर आएगा तो क्या बन जाएगा 10 की पावर -23। ठीक है, अब इस पॉइंट को आप इधर ले आओ, इधर 4 डिजिट मूव करवाओ, 1 2 3 4, तो अब इसमें क्या हुआ है कि ये बन गया 1.6 इंटू, देखो 4 अदद हम लेफ्ट की साइड पे आए हैं, तो माइनस में क्या आती है, कमी आती है, अगर ये पॉजिटिव होता तो इजाफा होता, इसमें कमी आएगी, 4 कम कर दें, -23 में 4 कम कर दें तो 10 की पावर -19 कूलम निकल आया ना, 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज, सेम वैसे का वैसे। जी हाँ, तो आपकी बुक में यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, उसको कवर अप कर लीजिएगा। अच्छा, मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा पाऊँ, अगर मैं फेल हुआ हूँ तो माजरत खां हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो क्विक चेक है वो आप खुद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।